आदमी की जिंदगी पहले तो पढ़ाई में निकल जाती है, अगर पढ़ाई करने को मिली तो, नहीं तो 10-12 साल की उम्र से ही जो है कोई आदमी पेन नहीं पहन रहा है, कोई कहीं लेबर कर रहा है, ऐसे करना पड़ता है पेट भरने के लिए। उसके बाद फिर जॉब भी अपनी इच्छा की नहीं मिलती, तो जॉब फिर दूर भी मिलती है, तो 20-30 किलोमीटर रोज आओ जाओ, तो आदमी का जीवन बस भाग दौड़ में ही निकल जाता है, कहाँ एंजॉय कर पाता है आदमी। बिल्कुल सही बात है। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर होने के बाद में जब वो प्राइवेट जॉब में लगे थे, तो हम लोग सो जाते थे। उनकी जॉब थी यहाँ सोना में, जो वो है गोल्फ ग्राउंड, उस समय बन रहा था, तो उसमें मेरे फादर भी वहाँ जॉब पर थे। तो वो सुबह लगभग 6 बजे निकल जाते थे। अब मैं तो सो के ही 7-8 बजे उठता था, और शाम को आते थे 9 बजे 10 बजे, है ना, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो आने जाने में लगता था, जबकि गोल्फ वालों ने बस लगा रखी थी। तो वो यहाँ से वहां तक बस तक जाते थे, फिर वहां से उनकी बस ले जाती थी, फिर शाम को वो छोड़ती थी, तो वो वहां से आके थोड़ा फ्रेश व्रेश होके नहा धो के खाना पीना खा के और बस 10-11 बज जाते थे, सो जाते थे। मतलब सप्ताह में जब छुट्टी होती थी जैसे संडे वगैरह की, तो तभी मुलाकात होती थी। आप सोचो, अब आदमी फैमिली फैमिली लाइफ जी नहीं पाता है, सारा सारा उसका जीवन जो है वो बस भाग दौड़ में ही निकल जाता है। तो ये समस्या रहती है कि जो सारी समस्याओं की जड़ है, वो सारी समस्याओं की जड़ है पैसा, कि 90% से ज्यादा लोग मांग नहीं कर पाते अपनी, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, सर पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोला कुछ एक लोगों ने, ऐसे बोल जाते हैं कि जी पैसे की तो कोई ऐसी समस्या है नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये लो मेरा बैंक अकाउंट लीजिए और डाल दीजिए 10-15 करोड़ रुपए इसमें। बोले हाँ मेरे पास कहाँ है? तो आप ही कह रहे थे पैसा तो कोई समस्या नहीं है, तो समस्या नहीं तो आपके पास तो बहुत होगा, तो डाल दो फिर। और जितने भी भारत के नागरिक हैं, बल्कि धरती के नागरिक हैं पूरे 8 अरब, सबके अकाउंट में डालो 10-10 करोड़ रुपए। तो बोले ऐसे तो पैसा नहीं, तो फिर वही तो समस्या है, मांग करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा है नहीं है, तो मांग कर नहीं पा रहे हैं, तो वही तो समस्या है। और क्या समस्या है बताओ? किसी भी आदमी से जाके पूछो जो गरीब हैं, मतलब जिनके पास में उतना धन नहीं है और धन से आने वाली वस्तुएं उनको चाहिए, तो उनको क्या समस्या है कि भाई धन नहीं है, यही बोलेंगे ना सीधा कि भाई पैसे नहीं है यार। जैसे कोई, आपने किन्हीं को देखा कि एक कमरे में 6-7 लोग रह रहे हैं, तो आपने कहा कि अरे भाई साहब मकान क्यों नहीं खरीद लेते हो? अच्छा, तो क्या बोलेगा वो? यही तो कहेगा कि भाई साहब बजट नहीं है, कहाँ से खरीद ले, है ना। वो ये भी बोल सकता है तो लोन ले लेना, तो लोन भी तो सर डाउन पेमेंट भी तो चाहिए ना पहले देने के लिए, वो कहाँ से आएगी? और फिर लोन लोन ले लेंगे, वो किराए से ज्यादा उसकी किस्त होगी, वो कैसे भरेंगे हम? अभी तो एक कमरा ले रखा है, 2 ढाई 3 4 हजार रुपए का किराया भर देते हैं। कोई भी मकान खरीदेंगे उसकी किस्त तो 20 हजार 30 हजार भरेगी, 20-30 हजार टोटली इनकम है, कैसे काम चलेगा? कुलदीप सर कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी से लगाव हो जाता है सुरेश साहब, व्यक्ति के माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रखी है। अरे सर वो लगाव परंपरा के आधार पर रहते हैं, ऐसा देखते हैं कि ये हमारे माता पिता का बनाया हुआ है, जमीन जायदाद है पुरखों की, ऐसी बातें लोग पढ़ाते सुनाते रहते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है। जब ये सारी चर्चा वर्चा सब उन तक पहुंचेगी तो सब समझ में आ जाएगा कि सारी दुनिया आप ही की है भाई साहब, पूरी धरती ही आपकी है। खाली 150 गज के चक्कर में खाली इतना ही लगाव क्यों कर रहे हो? सारी धरती आप ही की है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था इसीलिए होती है कि आप अपनी मर्जी का जीवन जी पाए, अब उससे ज्यादा तो और कोई कुछ चाहता नहीं है, और इस व्यवस्था से वो होने की पूरी पूरी संभावना है। संसाधन की उपलब्धता के बारे में, सर देश में तो ये व्यवस्था आ जाएगी तो यहाँ के संसाधन तो ऐसे ही व्यवस्था के पास रहेंगे, और जो दूसरे देश हैं उनसे आज के हिसाब से ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा संसाधनों का, जैसे आज होता है। जब तक कि ये व्यवस्था उन देशों में नहीं आ जाती, जैसे ही उन देशों में आने लगेगी तो वहां का संसाधन और यहाँ का संसाधन वो सबका ही हो जाएगा। तो जिस दिन ये पूरी दुनिया में आ जाएगी तो 8 अरब लोगों के पास जितना ही सारा संसाधन है सब 8 अरब लोगों का ही होगा, तो संसाधन की तो कोई समस्या है नहीं। तो मैं बता रहा था कि चूंकि पैसे से ही सारी बहुत सारी समस्याएं हो रखी हैं, केवल वही नहीं कि आप बिना पैसे के मांग नहीं कर सकते, इससे गरीबी अमीरी ऊंच नीच बड़ा छोटा इस तरह का भी हमारे मेंटेलिटी हो जाती है, क्योंकि जिसको हम ज्यादा संसाधनों में जीता देखते हैं वो हमें बड़ा लगता है,
और जो जिसके पास नहीं है संसाधन, गरीबी है, उसको वो छोटा लगता है, उससे हमारा व्यवहार दूसरे तरह का होता है, अमीर आदमी से दूसरे तरह का व्यवहार होता है ना। ऐसे हम 50 तरीके के व्यवहार करते हैं उनके आदमी के स्टेटस के आधार पे। तो ये जो व्यवहार होता है ये कोई आनंद का उत्सर्जक नहीं होता, इससे कोई सुख नहीं पैदा होते, इससे दुखी पैदा होते हैं। अब सामने वाला आदमी व्यवहार तो कर लेता है, लेकिन उसे अंदर से ऐसे पता चल रहा होता है कि सामने वाला आदमी उसे कम, छोटा करके आके वैसे वैसे व्यवहार कर रहा है। तो वो ऐसे व्यवहार की दृष्टि से हाँ जी और वैसा करता रहता है, लेकिन अंदर से वो उसे बुरा लगता है ना। बाहर से तो वो अमीर आदमी को करता रहता है, हाँ यस सर, हाँ सर, और अंदर अंदर गाली भी देता रहता है कि होगा अपने घर का अमीर, मैं तो सर सर बोल रहा हूँ चूंकि आप तनख्वाह देते हो, काम करवाते हो। अंदर सब ऐसे चलता रहता है। अमीर आदमी को भी पता है कि ऐसे चलता रहता है, वो भी बोलता है कि अच्छा अभी सामने सामने ही सर सर कर रहे हो, अभी थोड़ी दूर जाऊंगा तो अभी गाली गाली निकाल, उसे उसे भी पता है, क्योंकि ये बातें कोई छुपी तो रहती नहीं है, देर सवेर लोगों के सामने आती हैं। तो अब ऐसे लोग आपस में काम निकालने के लिए तो व्यवहार करते रहेंगे, करवाते रहेंगे। ये शायद पहली व्यवस्था होगी दुनिया में जो स्त्रियों को भी वैसी ही स्वतंत्रता प्रदान कर रही होगी जैसी पुरुष को होगी। और जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको आप छक्के बोलते हैं या वो क्या बोलते हैं उनको, नपुंसक बोलते हैं, उनको भी वही राइट्स रहेंगे सारे, उनको भी सारी सुख सुविधाएं, उन्हें भी भीख मांग के जीवन नहीं गुजारना पड़ेगा, उन्हें भी जगह जगह जाके गीत गा गा के बच्चों के होने पे, शादी पे, और वहां पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, सारी सुख सुविधाएं रहेंगी। ऐसी व्यवस्था की संकल्पना अभी तक किसी ने इस तरह से की नहीं है, तो ये भी सब पहली बार ही है इस तरह से। जी, राजू कसारे जी कह रहे हैं कि सर फैमिली रिलेशन में आज जो प्रॉब्लम आते हैं क्या वो भी दूर होंगे और कैसे? हाँ, आज भी जो फैमिली रिलेशन में दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं बस, तीसरे तरह का प्रॉब्लम होता नहीं है। पहला प्रॉब्लम होता है कि पैसे का चक्कर रहता है, पैसे का आपस में जो लड़ाई रहती है ना, धन संपदा के ऊपर, कि कोई ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा अपने हिस्से में रख लेना चाह रहा है, कोई कम, बस उस तरह का। एक तो ये सारी समस्या है, तो ये वाली समस्या तो वहां ऐसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां संसाधन तो व्यवस्था के हो जाएंगे, किसी के रहेंगे नहीं, प्राइवेट कोई ओनरशिप वहां है नहीं, तो ये वाला झगड़ा तो खत्म। दूसरा, वो भी इसी के अंतर्गत है कि परिवार में एक मुखिया पर ही बाकी सब लोग निर्भर करते हैं। अब वो मुखिया ही उन्हें जैसा जिंदगी दे दे, उनकी जिन इच्छाओं को पूरा कर दे, नहीं कर दे तो नहीं कर दे। तो एक तो ये आर्थिक स्थिति वाली है, बात है कि आर्थिक स्थिति की वजह से अभी जितनी समस्याएं आती हैं परिवार के अंदर वो तो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ अर्थशास्त्र दूसरा है। इसके अलावा एक मैचिंग का फैक्टर है कि दो पर्सनैलिटियों के में आपस में मैचिंग होती है कि नहीं, जैसे आप लोग बोलते हो ना विचार मिलते हैं कि नहीं, इसे पर्सनैलिटी की मैचिंग आप समझिए। तो अभी आपकी मैचिंग अगर आपके भाई के साथ नहीं है, आपके पिता के साथ नहीं है, आपकी माता के साथ नहीं है, आपके दादा दादी के साथ नहीं है, आपकी बहन के साथ नहीं है ना, और पत्नी आ गई है तो आपकी पति के साथ नहीं है, पत्नी के साथ, तो अब उन्हें एनी हाउ रहना ही पड़ता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। और जो जितना ज्यादा गरीब है उससे ज्यादा मजबूरी है रहने की, अमीर तो एक बार को अपना परिवार अलग करके भी रह ले। गरीबी में तो और भी दिक्कत रहती है कि अलग रहना और भी मुश्किल हो जाता है। उस व्यवस्था में क्या होगा कि आप अपने मैचिंग के माता पिता, मैचिंग के भाई बहन, मैचिंग के मित्र, मैचिंग की पत्नी, मैचिंग का पति, ये ढूंढने की वहां व्यवस्था होगी। ऑनलाइन ही होगी सारी, बस आपने डाटा डाला और आपको मिल गया, हाँ जी आप मुझे फादर चाहिए, तो कंप्यूटर के पास आपका प्रोफाइल है ही है, आपको उसको मालूम ही है कि आपके साथ किस तरह के माता पिता की मैचिंग होगी, वो फट से आपको डाटा दे देगा और आपकी रिक्वेस्ट भेज देगा। वैसे ही उन माता पिता की भी रिक्वेस्ट पड़ी होगी कि हमें ऐसा ऐसा पुत्र चाहिए, तो उनको पुत्र मिल जाएगा। वहां जरूरी नहीं है कि जो आपसे पैदा हुआ है उसके विचार आपसे मिले, उसके रहन सहन आपसे मिले, रहने सहने का ढंग, उसकी पसंद और नापसंद आपसे मिले, ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो वहां पे फैमिली मॉडल थोड़ा अलग से होगा। तो आर्थिक पक्ष के कारण जो परिवारों में कलह मचती है, जो कटान मचती है, जो मारकाट होती है, जो वैमनस्यता होती है, जो शत्रुता होती है, जो तलवारें खिंच जाती हैं एक दूसरे के बीच में, मर्डर तक हो जाते हैं, जेल चले जाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ किसी का होगा ही नहीं ऐसा ऐसा प्राइवेट रूप से, तो उसके लिए कोई लड़ने धरने की जरूरत ही नहीं है।
जैसे अभी एयरपोर्ट जो है वो किसी फैमिली की वो नहीं है, जायदाद नहीं है। तो कभी किन्हीं घर के दो लोग आपस में लड़ते हैं क्या? नहीं ये मेरा एयरपोर्ट, ये मेरा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट मैं लूंगा, वो कहेगा नहीं नहीं मैं लूंगा। नहीं करता ना कोई लड़ाई, क्योंकि वो सार्वजनिक हो रखा है, उनके उनके अधिकार में नहीं आता है, तो इसलिए उसके लिए नहीं लड़ते। जो अधिकार में आ रखा है उसी पे छीना झपटी मचती रहती है परिवार के आपस में। ये ये सारा रहता है। अब दो भाई है, एक भाई दूसरे भाई से 4 साल बड़ा है मान लिया, तो अब भाई तो 4 साल बड़ा है तो उसने 4 साल पहले ही कमाना शुरू कर दिया। दूसरे भाई ने अभी कमाना शुरू किया और मान लिया वो थोड़ा ज्यादा कमा रहा है, तो अब सोचेगा कि अब मैं जो कमाऊंगा वो तो सबको बट जाएगा। तो अब वो ऐसा बोलने लगे कि नहीं जी मुझे तो निहारे रहना है। अब बड़े भाई को लगेगा यार मैंने अपनी सारी कमाई तो इसमें लगा दी, इसको भी पढ़ाया लिखा है, और अब ये जब ये कमाने लायक हुआ तो अभी न्यारा हो जा रहा है। तो उसको समस्या होती है ना इस बात से कि भी मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, अपने अपना अपना पेट काटा, इसके ऊपर खर्च किया और अब ये ऐसे कर रहा है ना। तो अभी परिवार में आर्थिक वाली समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, तो उस व्यवस्था में तो नहीं रहेंगी। आप समझ रहे हैं? पंकज वर्मा जी कह रहे हैं कि मैंने आपकी व्यवस्था के विषय में कांग्रेस के युवा नेताओं से चर्चा की है सर जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कांग्रेस के लोग यहाँ चर्चा में ऑनलाइन भी आ सकें तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अशोक दुआ जी कह रहे हैं कि सुरेश जी ये जो सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं हैं इनके लिए क्या सोचते हैं सर? ये अभी बताता हूँ उनके लिए भी। जब पैसा ही नहीं होगा तो इनकी कीमत और उपयोगिता भी क्या रह जाएगी? कुछ नहीं, बस उपयोगिता रहेगी जहाँ चांदी वगैरह की उपयोगिता होती है। जैसे काफी सारी टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल होता है, सोने का इस्तेमाल होता है ना, चिप वगैरह में होता है, तो बस उस तरह का रहेगा। बाकी थोड़े बहुत गहने वहने का, तो गहने भी वहां सोशल रूप से रखे होंगे, नीचे शोरूम जैसा बना होगा एक, तो जब आपको चाहिए तो वहां से अपना ले जाओ, इस्तेमाल करो, लाके फिर वहीं रख दो। जैसे घर में रख देते हो तो वहां घर की जगह एक सोशल जगह होगी, वहां जाके रख दो बस। तो वो भी सोशल रूप में ही उपलब्ध रहेगा, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और वहां खरीदना बेचना तो कुछ है नहीं, तो कीमत तो कुछ भी बचेगी नहीं, कोई भी धातु की कोई कीमत ही नहीं बचेगी। वहां तो उपयोगिता भर बचेगी बस। और उपयोगिता भी कई सारी चीजों की आज के व्यवस्था से बदलेगी। जैसे आज सोने की बहुत कीमत हो रखी है ना, तो उसके उसको कई चीज कई तरह से लोग उपयोग करते हैं। बहुत पैसा हो गया है तो उससे सोना खरीद लेंगे, सोने को रख लेंगे, क्योंकि पैसे की कीमत तो गिरती जाती है महंगाई बढ़ने से, पर सोने की कीमत बढ़ती जाती है, तो वो इन्वेस्टमेंट के रूप में भी सोने पे, चांदी पे या सोना चांदी के शेयर खरीद लेंगे, इस रूप में भी आज इनकी उपयोगिता है। पर वहां तो कोई शेयर मार्केट भी नहीं होगा, वहां तो कोई खरीदना बेचना भी नहीं होगा कि आप भाई सब सोना खरीद के रख लें, ऐसे आगे काम आएगा। वहां तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो इनके उपयोग भी वहां बदलेंगे, वो उपयोग नहीं रहेंगे जो आज है। राहुल गुर्जर जी कह रहे हैं कि सर अभी धर्म की कोई उपयोगिता है या नहीं? अभी हाँ, अभी तो है। अभी तो लोगों को आशा देता है भाई भगवान है, कुछ कर लेगा, आज नहीं तो कल कुछ करेगा, आपने जो कर्म किया उसका फल आपको भविष्य में जरूर मिलेगा। आदमी सोचता है कि मैंने अच्छा कर्म किया, आज मैंने एक आदमी को सड़क पार करवाई, या किसी कोई आदमी जो है घायल पड़ा था मैंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो अभी आदमी ऐसे सोचता है कि वो इन कामों को इसलिए करता है कि उसे लगता है कि ये करने से मेरा प्रारब्ध अच्छा बनेगा और भविष्य में मुझे इसके बदले भगवान मुझे अमीर बनाएंगे, मुझे बहुत सारा कुछ देंगे, ऐसे सोच के एक तो इन कामों को करता है तो ये काम हो जाते हैं। दूसरा कि उसे आशा रहती है कि ठीक है अभी मैं गरीब हूं, आगे थोड़ा अमीर हो जाऊंगा, तो थोड़ा छटपटाता कम है मानसिक रूप से, है ना। तो इस तरह के फायदे होते हैं। तो सार सोलंकी जी कह रहे हैं कि सर क्या बलात्कार का रीजन भी आर्थिक है? बलात्कार के में भी बड़ा रीजन आर्थिक है, पर उसको पर पूरा का पूरा आर्थिक रीजन नहीं, उसके दो रीजन है। आर्थिक तो है ही, वो आप समझेंगे ही, क्योंकि आप देखेंगे कि आर्थिक जो कंट्रोल है वो पुरुषों के पास है ना, स्त्रियों के पास होता नहीं है। जब पुरुषों के पास आर्थिक कंट्रोल है तो उस अर्थ से जो भी प्राप्त करना है तो स्त्रियों को पुरुषों पे निर्भर होना पड़ता है। अब पुरुषों पे निर्भर होना पड़ता है तो सीधी सी बात है, स्त्री ऐसे पुरुष से संबंध बनाना चाहेगी जो अमीर होगा, है ना, उसी से ना उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो जो आदमी अमीर होगा उसके पास ज्यादा स्त्रियां पहुंचेंगी स्वाभाविक रूप से, उसे आसानी से मिलेंगी, और जब स्त्रियां मिलेंगी तो सेक्स मतलब उसको इजीली उपलब्ध रहेगा। एक तो स्त्रियां पहुंच रही हैं उस तक, वैसे उसको इजीली उपलब्ध है। दूसरा कि वो पैसे से डायरेक्ट भी खरीद सकता है, मतलब वैसा
में भी जा सकता है, वहां से भी पैसा देके और जब जैसे इच्छा करे कर सकता है। तो उन्हें बलात्कार करने की इतनी जरूरत नहीं रहती है ना। वो कभी कोई वैसे उसमें आके कि किसी ने मना कर दिया, इनके अहंकार को ठेस लग गई और किसी के साथ जो है वैसे जोर जोर जबरदस्ती कर दी, वो एक अलग बात है। आर्थिक कारण को मैं बता रहा हूँ पहले अभी। तो जो आर्थिक कारण है उनको जब चाहिए मिल जाता है, वो ऐसे भी उपलब्ध रहता है। स्त्रियां उनसे दोस्ती करने में थोड़ा अपनी तरफ से लिबर्टी देती हैं, अपनी तरफ से अप्रोच रखती हैं, तो उन्हें आसानी से मिलता है। गरीब आदमी को तो मिलती नहीं भाई। कोई शादी मुश्किल से होती है। अगर किसी की जॉब नहीं है तो कोई शादी करने वाला या कोई खुद भी लव मैरिज भी करना चाहती हो तो वो ये बात देखना चाहेगी कि जिसके साथ मैं जाना चाहती हूँ उसके पास कोई आर्थिक स्थिति है कि नहीं, मुझे कोई ढंग से रख भी सकता है कि, या क्योंकि आदमी के पास ही कंट्रोल है, तो उस स्त्री को ऐसे सोचना ही पड़ता है, उसके पास दूसरा विकल्प नहीं है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को सेक्स उपलब्ध नहीं हो पाता। अब नहीं हो पाता तो उनके पास तो अब यही तरीका बचता है कि भाई साहब जोर जबरदस्ती से कर लें। जो इस तरह के बलात्कार होते हैं। माने कुल मिला के सेक्स की स्वाभाविक उपलब्धि का ना रहना बलात्कार का प्रमुख कारण है। इसमें दो कारण है। आर्थिक है एक, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेक्स की नेचुरल उपलब्धि नहीं हो पा रही है, उसमें एक तो आर्थिक कारण है, और दूसरा स्त्रियों का पुरुषों के ऊपर निर्भरता, या इसे भी आप ऐसे ही समझ लो, क्योंकि वहां भी आर्थिक ही कारण है ना, क्योंकि निर्भरता अर्थ की वजह से हो रही है। अगर आप दोनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दो, तो क्योंकि सेक्स की जरूरत तो स्त्री को भी होती है, पुरुष को भी होती है। अब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पास इस चक्कर में नहीं आएंगे कि ये कोई मेरी टेक केयर करेगा या मैं इसकी कोई टेक केयर करूंगी ना, कोई चक्कर ही नहीं। अब किस लिए आएंगे? अब अगर उन्हें एक दूसरे को देख के सेक्स के लिए आकर्षण होता होगा तो उसके लिए करेंगे। तो ये आर्थिक पक्ष वाला हट जाएगा वहां पे फिर सेक्स ओपन हो जाएगा, और धीरे धीरे ये कल्चर में भी आ जाएगा, क्योंकि अभी कल्चर में भी इसको निषेध किया हुआ है, गलत माना हुआ है ना। उस वजह से भी सेक्स की उपलब्धि कम हो जाती है, क्योंकि खुले में कर नहीं सकते। मतलब खुले में आप गाली दे सकते हो, मर्डर कर सकते हो, है बैड बिहेवियर कर सकते हो, लेकिन खुले में प्रेम नहीं कर सकते, किसी को चूम नहीं सकते, किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। मतलब अभी अजीब सी कल्चर है दुनिया में, पर उनके कारण हैं जो वो जिस तरह से बनी है। मतलब किसी को खुल्लम खुल्ला प्यार नहीं कर सकते, लेकिन उससे लड़ाई कर सकते हो, शत्रुता निभा सकते हो, ईर्ष्या कर सकते हो, जलन कर सकते हो। उनके लिए कोई नहीं आपको बोलता कि अरे कैसे आदमी हो यार, खुल्लम खुल्ला कर रहे हो, कम से कम गाली तो चुप चुप आके दो। लेकिन प्रेम करने लोग हाँ बड़ा बेशर्म हो रहा है, बिल्कुल लोग लिहाज हटा दिए। अब वो बेचारे ऐसे बोलते हैं क्योंकि ये परंपरा में उनको ऐसे ही सोचने को मिला है, ऐसे ही समझने को मिला, तो वो ऐसा इसलिए रिएक्ट करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है भाई, कोई दो लोग हैं आपस में प्रेम कर रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, इसमें क्या लोक लिहाज करना है? तो अच्छी बात है। कोई 10 लोग देख भी रहे होंगे कि नहीं एकदम प्रसन्न जोड़े को, तो उन देख के भी प्रसन्नता होगी, अच्छा ही लगेगा। इसमें क्या शर्म करना है, अच्छा ही लगेगा। लेकिन कल्चर भी धीरे धीरे बदलती है, जैसे जैसे लोगों को समझ में आता है, व्यवस्था बदलती है, तो तब जाके बदलती है। आप देख ही सकते हैं, अब से 100 साल पहले की कल्चर में और आज के कल्चर में कई सारे बदलाव हैं, तो वैसे आते रहते हैं। BRS भूपी जी कह रहे हैं कि सर आप किससे इंस्पायर हुए हैं इफ एनी? अपने अपने समय पे मैं इंस्पायर हुआ, लेकिन अभी आप मुझे पूछोगे तो मुझे एक भी नहीं लगता। पीछे वाले जितने भी हैं, मुझे अभी किसी से इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। जैसे जब मैं कॉलेज में था, नहीं जब मैं 12th में था, तो मुझे आर्य समाज के स्वामी दयानंद की एक बुक मिली थी, सत्यार्थ प्रकाश, किसी ने दी थी, तो मैंने उसे पढ़ा। पढ़ के मुझे अच्छी लगी। अब उस समय जितनी अकल होती थी, मैं 12वीं में था, तो मतलब कितना होगा, 12 5 17 ऐसे 16 17 साल का। तो वो किताब भी मुझे काफी अच्छी लगी थी उस समय पे। लोगों से चर्चा करना, डिस्कशन करने में वो किताब केंद्र में रहती थी। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे ओशो का साहित्य मिला, किसी ने दिया, तो उसकी किताबें सत्यार्थ प्रकाश से बहुत ज्यादा बेहतर लगी। मैंने 30 40 किताबें उस चक्कर में पढ़ डाली, क्योंकि मैं तो गरीब था, तो किताबें मिलना मुश्किल होता था, और लाइब्रेरी में तो ये किताबें होती नहीं थी। और उस समय ओशो की किताबें बहुत महंगी होती थी, तो बाद में हिंद पॉकेट बुक्स वगैरह से बनने लगी, तो तब सस्ती हो गई थी। तो मुश्किल से मिलती थी, मतलब कहीं किसी ने दे दी तो ऐसा, तो दिल करता था, कई लोगों से पूछते थे, जहां लगता था कोई ओशो
फॉलोवर है कुछ है, तो भाई तुम्हारे पास कोई किताब है ऐसी क्या? तो कोई बोल देता था हाँ यार पढ़ने के लिए दे दो। तो मेरी जो दूसरी प्रेरणा हुई वो ओशो से हुई। लेकिन 30-40 किताब पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि इस व्यक्ति से आशा तो बनती है आंसर की, लेकिन आंसर निकलता नहीं है। और ये व्यक्ति अपने ही स्टेटमेंटों को समय समय पे काटता रहता है। फिर वहां से भी प्रेरणा होनी बंद हो गई, अभी इससे आगे नहीं जा रहा है। उसके बाद मैं बहुत सारे लोगों से, जैसे साधु संत थे कोई थे, वो सब मिलते थे। और अपने समाज के सब लोग बोलते थे कि साधु संत बड़े ऊंचे ऊंचे साधना वादना में हिमालय में बैठे हैं, वो बड़ा डीप ज्ञान रखते हैं वगैरह। तो होप होती थी अच्छा ऐसा कुछ होगा। तो मैं बड़ा होके फिर साधु भी बना 10-11 साल। तो जहां जहां सुनते थे पहुंचे हुए साधुओं के बारे में लोगों से, तो वहां वहां जाते थे और वही ढाक के 3 पात निकलते थे। और 11 साल में मुझे समझ में आ गया कि इन चीजों पे किसी ने काम किया नहीं है पीछे। तो फिर मैंने वो खोज बंद कर दी और फिर अपने आधार पर ही खोज जारी रखी, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। तो ये सब मैंने निकाला। तो अभी तो मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे 2 लोगों से इंस्पायर हुआ अपने जीवन में। राहुल गुर्जर जी कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था में बलात्कार या हिंसा जैसी घटना होने की क्या संभावना होगी? या नहीं सर, कोई कोई संभावना नहीं होगी। ना बलात्कार की संभावना होगी, ना हिंसक, ये तो छोड़ो, झूठ बोलने तक की संभावना नहीं होगी। झूठ से हल्का तो कोई अपराध नहीं होता ना। भाई इसे तो अपराध की गिनती में गिना भी नहीं जाता। मतलब झूठ एक बहुत शुरुआती ऐसी चीज है जो आदमी अपने स्वभाव के विपरीत करता है। वो भी नहीं होगी वहां पे। मतलब व्यक्ति झूठ भी नहीं बोल रहा होगा। आप सोचिए, अब क्यों नहीं बोल रहा होगा? क्योंकि आदमी झूठ 2 कारणों से बोलता है। या तो झूठ बोलने से उसे कोई फायदा होने की संभावना रहती है तो झूठ बोल जाता है। तो वहां तो ऑलरेडी सारे फायदे मिले ही हुए होंगे ऑलरेडी, तो उनके लिए वहां झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। या किसी समस्या से बचने के लिए झूठ बोल जाता है, उसको लगता है कि मैं अगर यहाँ झूठ बोल दूंगा तो ये समस्या से मैं बच जाऊंगा। वहां कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे उसे बचना होगा। तीसरा कोई कारण है नहीं झूठ बोलने का। यही 2 कारण होते हैं। ये 2 कारण वहां रहेंगे नहीं तो आदमी जब झूठ तक नहीं बोलेगा तो हिंसा, गाली, वैमनस्य, शत्रुता, बलात्कार, ये तो बहुत दूर की बात होगी। ये तो बहुत बाद में जाके होते हैं। ये झूठ वाले स्थितियां बहुत सारी, जब बहुत कॉम्प्लेक्स में अपनी चली जाती है और आदमी बहुत बोल बोल के ऐसे फंस जाता है, और तो शत्रुता, ये सब तो तब जाके घटित होते हैं। जब झूठ ही नहीं होगा तो इन बाकी चीजों का तो कोई सीरीज ही नहीं चलेगी ना, कोई उदय ही नहीं होगा, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अशोक दुआ जी कह रहे हैं कि इस व्यवस्था के आने पर पुलिस, न्यायालय, कोर्ट, वकील और न्यायाधीश आदि की कितनी आवश्यकता रह जाएगी? कुछ नहीं सर। जब ये व्यवस्था पूरी तरह से आ जाएगी तो इनमें से, जो आप बोल रहे हैं, इनमें से कुछ नहीं बचेगा। ट्रांजिशन पीरियड में रहेगा और कम होता चला जाएगा। जैसे ही वो व्यवस्था पूरी तरह से आ जाएगी तो इनमें से किसी डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोर्ट की, ना न्यायालय की, ना पुलिस की, ना वकील की, ना जज की, इनकी किसी की नहीं। BRS भोपी जी कह रहे हैं कि इज देयर एनी नीड ऑफ स्पिरिचुअल गुरु? हाँ, वो तो होंगे गुरु, तो हर एक तरह के होंगे भाई। भौतिकी के गुरु होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, जीव विज्ञान के होंगे, मैथमेटिक के होंगे, भाषा के होंगे, सोशल साइंस के होंगे, राजनीति के होंगे। गुरु तो हर तरह के होंगे, स्पिरिचुअल के भी होंगे। हाँ, लेकिन वो स्पिरिचुअल ये आज वाला स्पिरिचुअल नहीं होगा जो फर्जी टाइप का स्पिरिचुअल है। वो रियल वाला स्पिरिचुअल होगा। रियल का मतलब व्हाट इज कॉन्शियसनेस, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट अपीयर, हाउ इट डिसअपियर, लाइक ये वाला स्पिरिचुअलिज्म। वो वाला नहीं जो पैसे ऐंठने के लिए या उस तरह के लिए जो आजकल आजकल का स्पिरिचुअलिज्म चलता है। BRS भोपी जी कह रहे हैं कि डज एनलाइटनमेंट हैपन्स, इट इज रियल? यस, इट इज रियल। लेकिन अभी तक के जितने सो कॉल्ड ये स्पिरिचुअल वाले हैं वो ज्यादातर फेक हैं और ज्यादातर भ्रमित हैं। गलत चीजों को उन्होंने एनलाइटनमेंट समझ लिया है। लेकिन एनलाइटनमेंट होता है। समझें एनलाइटनमेंट का मतलब क्या? एनलाइटनमेंट का मतलब है कि लाइट हो जाना, माने प्रकाशित हो जानी कोई चीज, किसी चीज का ज्ञान हो जाना, है ना। कोई चीज है, आप जानते नहीं है तो क्या है, आप उस चीज के लिए डार्कन है, मतलब आपको उसका ज्ञान नहीं है। और जब आपको उसका ज्ञान हो जाता है तो आप उसके एनलाइटेंड हो जाते हैं। मतलब अब वो आपके अंदर में आपसे जानते हैं उसके बारे में। तो चीज तो है। तो जैसे सेल्फ एनलाइटनमेंट है या कॉन्शियस एनलाइटनमेंट है, स्पिरिचुअलिटी जिसको बोल रहे हैं, कि खुद के बारे में, तो खुद तो आप तो हो ना।
ऐसा तो है नहीं ना कि आप हो नहीं। तो जब आप हो तो उसका उसका ज्ञान भी होगा। जैसे आंख है, तो आंख कोई चीज है, तो आंख का ज्ञानी भी होगा ना, स्पेशलिस्ट भी होंगे ना, आई स्पेशलिस्ट, टीथ स्पेशलिस्ट, नोज ईयर स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, ये होंगे ना। कोई चीज है तो उसका ज्ञान भी होगा और उसके ज्ञानी भी होंगे। ये बात है कि झूठे भी हो सकते हैं, सच्चे भी हो सकते हैं। झूठे गलत व्यवस्था के कारण होते हैं, पैसे वैसे हटने के चक्कर में। अच्छी व्यवस्था में उसके वैसा होने की जरूरत नहीं है, और वैसी पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। पर चीज तो है तो ज्ञान तो होगा, तो स्पिरिचुअलिटी तो होगी ना। स्पिरिट का मतलब सेल्फ, जैसे आप मैं कहते हो, उसे स्पिरिट बोलते हैं। और स्पिरिट से ही स्पिरिचुअल शब्द बना है, माने आत्मा का ज्ञान, आत्मिक नॉलेज, नॉलेज अबाउट सेल्फ, लाइक हु एम आई। सो ये सब चीजें होंगी और ये होती हैं। बीआरएस भूपी जी कह रहे हैं कि योर ओपिनियन ऑन जय कृष्णा मूर्ति। आज ही एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जय कृष्णा मूर्ति के ऊपर, कि जीवन का क्या उद्देश्य है, ये जय कृष्णा मूर्ति जी को मालूम ही नहीं था। यही टाइटल है आज के, उसका सुबह ही किया था मैंने अपलोड इसी यूट्यूब में, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। बाकी धीरे धीरे, और किसी ने मुझे भेजी थी, उनकी एक किताब है शिक्षा, शिक्षा के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। उसमें एक पार्ट किसी ने भेजा मुझे, कि किसी ने उनसे सवाल पूछा था कि भाई जीवन का क्या उद्देश्य है, तो उसमें उन्होंने जो आंसर दिया है वो वाला पार्ट है। तो उसके ऊपर में वो पूरी समीक्षा है, तो उसे आप देखिए। तो मेरी ओपिनियन आपको उनके ऊपर मिल जाएगी। वैसे मैंने बता ही दिया है, वैसे अच्छे आदमी थे, ईमानदार टाइप के, लेकिन वही है कि जो चीजें, जो गलतियां पहले से चली आ रही हैं, वो भी उन गलतियों का शिकार हो गए, और उसी में ही कुछ का कुछ समझे बैठे, और लोगों को कुछ का कुछ समझा बैठे। तो ये गलतियां हुई हैं, ओशो से भी हुई हैं, जय कृष्णा मूर्ति से भी हुई हैं, पीछे कबीर, नानक, रैदास, बुद्धा, ये सबसे हुई हैं गलतियां पीछे। डू यू बिलीव ऑन गॉड? अरे सर, मैं गॉड को जानता हूँ, बिलीव करने की जरूरत ही नहीं है। आप मेरा संपूर्ण जीवन दर्शन का पूरा शिविर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसमें गॉड क्या है सब है, उसमें पूरा का पूरा, आप उसको देखें। उसमें बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आपको भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है। आप वो पूरी सीरीज को देख लेंगे, मेरे ख्याल है कितना 20 30 40 वीडियो होंगे, अच्छे डिटेल में है। पूरा शिविर ही हुआ था, 4 दिन का शिविर था, तो पूरा रिकॉर्ड करके उस पर डला हुआ है। और ये आपको किताब पढ़ने का शौक है तो संपूर्ण जीवन दर्शन बुक है, उसे आप पढ़ लीजिए। तो चाहे बुक पढ़ लीजिए, चाहे वो पूरा शिविर देख लीजिए, आपको एक ही जैसा समझ में आ जाएगा। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये पसंद आता है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जितने भी सब लोग इसको देख रहे हैं, तो वो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें तो आपका एक तो ये योगदान भी होगा इस काम के लिए। देर सवेर तो पहुंचना ही है, आप अपना इसमें कितना योगदान दे पाते हैं आपके ऊपर है। आर्थिक योगदान भी आप कर सकते हैं इस नंबर पे ऑनलाइन, आर्थिक रूप से, चाहे आप 5 10 20 50 रुपए जो मर्जी आप कीजिए। आजकल कोई ये इतना पैसा नहीं होता, पर अगर ज्यादा लोग 5 10 20 50 रुपए भी करें तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि उसका हम कहीं पे जाके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। सके जो कर सके वही करें, नहीं पहले अपने घर का देखें, घर में पेट काट के ना करें। पुनीत कुमार जी कह रहे हैं क्या आपकी शॉर्ट वीडियोस बना सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें आदमी जो जैसे सहयोग करना चाहे वो वैसे ही सहयोग कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, हमारे यूट्यूब से कोई भी कंटेंट लेके अपने यूट्यूब पर डाल सकते हैं, अपना यूट्यूब खोल सकते हैं, उसमें डालते रह सकते हैं। यहाँ सब अलाउ है, कोई कॉपीराइट कभी किसी को आएगा नहीं। यूएलएम के यूट्यूब से कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ये सब कंटेंट फ्री है, इस पर समीक्षा करो वो भी फ्री है, इसको लेके इसमें कोई कमी ढूंढो, वो लोगों को एक्सप्लेन करो, वो भी फ्री है। हमारे यहाँ मंच पर भी आके आप हमारी ही समीक्षा कर सकते हो, यहाँ अलाव है। पुनीत कुमार जी कह रहे हैं कॉपीराइट तो नहीं होगा, ये मैं बोलता रहा हूँ खुले में। अगर कोई कॉपीराइट होगा तो यूट्यूब को आप ये भेज सकते हो कि ये इन्होंने ही बोला हुआ है, कि कोई कोई कभी क्लेम नहीं आएगा। और कई वीडियोज में बोल चुका हूं मैं ये बात, कि हमारे यहाँ से कभी कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। हमारे यूट्यूब के जितने भी चैनल हैं उन सभी का कंटेंट, बुक का कंटेंट, वो सब कॉपीराइट से फ्री है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।